नूडल्स वर्सेस परोंठा कंपटीशन। जमालपुर गांव में किशोर और अनीता अपने परिवार के साथ रहते थे। गांव के बाजार में उनकी परोंठों की बड़ी पुरानी दुकान थी, जिसमें वो बड़े ही स्वादिष्ट परोंठे बनाकर बेचा करते थे। उनका काम सही चल रहा था। उनके बनाए परोंठों की सभी लोग तारीफ करते थे। हो भी क्यों ना, क्योंकि वो बड़े ही साफ सुथरे ढंग से बड़े ही स्वादिष्ट परोंठे बनाते थे और उन्हें देसी घी, मक्खन या दही के साथ खिलाया करते थे। अरे भाई किशोर, एक गोभी का परोंठा तो देना। हाँ हाँ सर, ये लीजिए, बस अभी लाया गर्मा गर्म परोंठा। अरे भाई किशोर, मुझे एक पनीर का परोंठा। जी बिल्कुल, आपके लिए अभी पनीर का पराठा लेकर आते हैं। दोनों मियाँ बीवी बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया करते थे, लेकिन गांव का एक लड़का नंदू उनके काम से बहुत जला करता था। वो चाहता था कि उनका काम बंद हो जाए। एक दिन जब नंदू शहर गया तो उसने वहाँ पर नूडल्स खाए, तो उसके मन में एक आइडिया आया और उसने शहर में 2-3 दिन रुककर नूडल्स बनाना सीख लिया। और उसके बाद गांव में आकर नंदू ने किशोर और अनीता की दुकान के सामने नूडल्स का ठेला लगा लिया। आइए आइए, नूडल्स खाइए, ताजे ताजे बढ़िया बढ़िया नूडल्स खाइए। गांव के लोग नई चीज देखकर नूडल्स खाने लगे। नंदू का नूडल्स का ठेला खुल जाने की वजह से किशोर और अनीता का काम कम हो गया। ये देखकर नंदू मन ही मन बहुत खुश हुआ। हाँ, अब आएगा मजा, खिलाओ परोंठे। जैसे जैसे नंदू का काम बढ़ा, वैसे वैसे उसका लालच बढ़ने लगा। अब वो घटिया क्वालिटी के नूडल्स बनाकर लोगों को खिलाने लगा। अरे भाई नंदू, तुम्हारे नूडल्स में आज तो स्वाद नहीं आया। अरे क्या कह रहे हो चाचा, तुम्हारा मुंह ही खराब होगा। भैया मैं तो वैसे ही बना रहा हूँ जैसे पहले बनाता था। और शिकायत करने पर वो लोगों से बदतमीजी से बात करने लगा। किशोर और अनीता को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और किशोर ने नंदू को समझाते हुए कहा, भाई नंदू देखो, तुम वाकई ही बहुत स्वादिष्ट नूडल बनाते थे, लेकिन अब तुम्हारे नूडल्स का स्वाद अच्छा नहीं रहा। भाई अपना काम जरा सही ढंग से करो। अबे तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? चल जा, अपने परोंठे देख। काम धंधा बंद हो गया था, मुझे आया समझाने। अनीता को उसकी बात बहुत बुरी लगती है और वो यूट्यूब पर अच्छे अच्छे नूडल बनाना सीख लेती है। जब अनीता नूडल बनाना सीख लेती है तो किशोर को एक आइडिया आता है। वो नूडल्स को परोंठों के बीच भरकर बेचने लगता है। गांव वालों को उनके नूडल्स के परोंठे बहुत अच्छे लगते हैं और लोग फिर से किशोर और अनीता की दुकान पर आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ उनको परोंठा और नूडल दोनों मिलते थे, वो भी अच्छी और बढ़िया क्वालिटी के। नंदू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से अपना ठेला ले जाकर दूसरे बाजार में लगाकर सही ढंग से नूडल बेचने लगता है। तो अब किशोर और अनीता का भी काम चलता है और नंदू का भी, क्योंकि किशोर के एक आइडिया ने परोंठे और नूडल का कंपटीशन ही खत्म कर दिया था। अब लोगों को पराठा नूडल खाने को जो मिल रहा था। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे रिक्शा चलाने का काम किया करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। उसकी बीवी कमला गांव में लोगों के घरों में काम करके अपने पति का हाथ बटाया करती थी और उसके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। श्याम का छोटा सा परिवार अपने कम साधनों में बड़ी सुखी से रहा करता था। एक साल गर्मियों के मौसम में जब श्याम घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, कमला आज मैं बहुत थक गया हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उससे कहा, हाँ पापा, बहुत गर्मी है, आप घर में एसी क्यों नहीं लगवा देते? हमारे स्कूल में एसी लगा है, बहुत ठंडी हवा आती है। उसकी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन ने उससे कहा, अरे संजू, पता है एसी कितना महंगा आता है? और तुझे पता तो है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। चल मैं तुझे पंखा कर देती हूँ, तू सो जा चुपचाप। और ऐसा कहकर श्याम की बेटी अपने भाई को पास पड़े अखबार से हवा करने लगती है और वो सभी सो जाते हैं। लेकिन श्याम के मन में अपने बच्चों की बात घर कर जाती है और वो सोचता है कि अपने सेठ जी से एक एसी मांग लेगा। अगले दिन जैसे ही श्याम अपनी दुकान पर पहुंचता है तो उसका सेठ उससे कहता है, अरे भाई श्याम, ये 4 एसी जरा राधानगर में देकर आ जाओ और हाँ, जल्दी देकर वापस आना। जी सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। भाई बात बाद में, तुम पहले एसी देकर आओ, ठीक है?
श्याम एसी लेकर राधानगर के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर लोगों के एसी देखकर जब वो वापस आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि एक आदमी दुकान लूट रहा था। तभी श्याम को छोटे दरवाजे के पास पड़ा एक डंडा दिखाई देता है और वो हिम्मत करके उस डंडे से उस लुटेरे पे वार कर देता है। अचानक हमला होने के कारण वो लुटेरा संभल नहीं पाता और वो वहीं गिर जाता है। लुटेरे को गिरता देखकर बाकी स्टाफ और सेठ जी लुटेरे को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सभी लोग श्याम की बहुत तारीफ करते हैं। सेठ जी श्याम से कहते हैं, अरे भाई श्याम, तुमने तो आज हमें लूटने से बचा लिया। ओ अच्छा, तुम कुछ कहना चाहते थे? वो सेठ जी, मैं तो बस आपसे एक एसी किश्तों पर मांगने के लिए कह रहा था। श्याम की बात सुनकर सेठ जी ने उसे एसी देते हुए कहा, अरे भाई, ये मेरी तरफ से तुम उपहार रखो, तुमने तो आज पूरी दुकान को लूटने से बचाया है। भाई, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। और श्याम सेठ जी का धन्यवाद करता है और एसी लेकर खुशी खुशी घर वापस आता है और घर आकर एसी को लगा देता है। ये देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। हुर्रे, हमारे घर एसी आ गया। और वो लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में। छुटमलपुर गांव में रतन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लायक थोड़ी सी जमीन थी जिससे उसका गुजर बसर नहीं होता था। इसीलिए उसने अपने घर में 3 गायें और एक भैंस पाल रखी थी जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा किया करता था और उनके गोबर को इकट्ठा कर कर उनके उपले बनाया करता था जिन्हें बाजार में बेचकर उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करती थी। और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उस पूरे गांव पर एक मुसीबत आ पड़ी। बहुत तेज भूकंप आया। क्योंकि सभी लोग समय पर बाहर आ गए थे, किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन सभी के घर टूट गए। सभी लोगों के सामने अब यही समस्या थी कि वो रहेंगे कहाँ। अरे मुखिया जी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ मुखिया जी, बताइए, अब हम रात को कैसे सोएंगे? और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। सभी गांव वालों की बात सुनकर मुखिया ने उनसे कहा, भाई देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ है। मैंने सरकार से गुहार की है, वो जल्द ही हमारे रहने और खाने का इंतजाम करेंगे। और मुखिया के कहने पर सरकारी मदद जल्द ही उनके पास आ जाती है और उन्हें रहने के लिए टेंट, तंबू और खाने के लिए सामान दिया जाता है। सभी गांव वाले सरकार द्वारा दिए गए टेंट और तंबुओं में रहने लगते हैं। सरकार उन्हें जल्द ही उनके मकान बनाने का आश्वासन भी देती है। लेकिन कुछ ही दिनों में भयंकर सर्दियां पड़ने लगती है। लेकिन टेंट और तंबू में रहने के कारण उन लोगों को काफी सर्दी लग रही थी। रतन का परिवार भी सर्दियों से ठिठुर रहा था। लेकिन रतन के लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि उसके सारे पशु बिल्कुल जीवित और सही सलामत थे। अगले दिन जब वो अपने पशुओं को खाना देने गया तो उसने देखा कि उसका बेटा वहाँ पास ही गोबर और मिट्टी के साथ कुछ कर रहा था। पापा देखो, मैंने मिट्टी और गोबर का घर बनाया है। देखो देखो, कितना अच्छा है। हाँ ठीक है, जाओ अब पढ़ने जाओ। अपने बेटे के जाने के बाद रतन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अचानक वो मुड़कर देखता है कि उसके बेटे ने वाकई ही मिट्टी और गोबर को मिलाकर एक अच्छा घर बनाया था। अपने बेटे द्वारा बनाए गए खिलौना घर को देखकर रतन के मन में एक आइडिया आता है और अपने घर वाली जगह से सारा मलबा इकट्ठा कर कर वहाँ पर एक मिट्टी और गोबर का घर बनाने लगता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रतन किसी की नहीं सुनता और वो मकान बनाना जारी रखता है। कुछ ही दिनों में उसका मिट्टी और गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ सरकारी टेंट में नहीं, अपने मिट्टी और गोबर के बनाए घर में रहने लगता है, जो बहुत ही मजबूत और सुविधाजनक था। और बाहर ठंड होने के बावजूद भी उसके अंदर बिल्कुल ही सर्दी नहीं लग रही थी। अब धीरे धीरे पूरे गांव वाले उसका मकान देखने आने लगते हैं और सभी उससे अपने लिए मिट्टी और गोबर का घर बनाने को कहते हैं। और रतन गांव वालों की मदद से धीरे धीरे पूरे गांव के लिए मिट्टी और गोबर के घर बना देता है। सरकारी अफसर जब आकर उसका घर देखते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और उस घर को अप्रूव कर देते हैं। और अब सरकार की ओर से सभी भूकंप पीड़ितों के लिए मिट्टी और गोबर के घर बनाने का काम रतन को दिया जाता है, जिससे उससे काफी पैसे भी मिलते हैं। शंभूनाथ रतन नगर के बाहर एक छोटे से गांव में रहा करता था।
वो रोज जंगल से बांस काट कर लाता और शहर में बांस का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में बेचा करता था। उसे और कोई काम नहीं आता था, उसका काम सही चल रहा था। वो अपने काम से बहुत खुश था और गांव में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। लेकिन सब कुछ ठीक चलने के बाद अचानक उस पर एक दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस फैक्ट्री में वो बांस सप्लाई किया करता था, उस फैक्ट्री के मालिक की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे ने फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया और बांस की जगह प्लास्टिक के फर्नीचर बनाने की यूनिट खोल ली, जिस कारण शंभूनाथ का काम बिल्कुल ही ठप हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल से बांस काट काट कर अपने खेत में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी पगला गए हो क्या? अब काहे बांस काट काट कर जमा कर रहे हो? कोई और काम धंधा ढूंढो, वरना हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर शंभूनाथ ने उससे कहा, अरे तुम फिक्र काहे करती हो, मैं हूँ ना। देखना यही बांस हमारे लिए एक दिन जादुई बांस साबित होंगे और सभी बांस इकट्ठे ही बिकेंगे एक साथ। पता नहीं वो दिन कब आएगा, जो चाहे मन में आए करो। और ऐसा कहकर उसकी बीवी अपने घर के कामों में लग जाती है और शंभूनाथ रोज की तरह बांस काट काट कर अपने खेत में जमा करने लगता है। उसके पास काफी सारे बांस जमा हो गए थे और अब वो वहाँ पड़े पड़े सूखने लगे थे, जिससे उनका रंग हरे से सुनहरा हो चला था। हर कोई आते जाते शंभूनाथ को टोका करता था, अरे भाई शंभुआ, एक बांस काहे जमा कर रहा है बे? अरे काका, ये बांस नहीं, ये सोना है, सोना। इनका रंग तो देखो। अरे बचुआ, रंग होने से कोई लकड़ी सोना नहीं हो जाएगी। काहे बेवकूफ बन रहा है तू? काका देखना, यही एक दिन मुझे सोने जैसी कमाई करके देंगे। और शंभूनाथ की बात सही निकली। एक दिन अचानक एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी उसके पास आया। अरे भाई, ये बांस तुम्हारे हैं क्या? जी साहब, मेरे हैं। कहिए क्या बात है? भाई देखो, मैं शहर की एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी से आया हूँ और हमें अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बहुत सारे बांस चाहिए, क्योंकि हम अपनी बिल्डिंग को एक ग्रीन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ये सुनकर शंभूनाथ बहुत ही खुश हो गया। अरे भाई, क्या सोचने लगे? देखो, अगर बांस बेचने नहीं है तो किराए पे दे सकते हो तुम। शंभूनाथ को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने अपने बांस कंस्ट्रक्शन कंपनीज को किराए पे देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अच्छी आमदनी होने लगी और उसका परिवार फिर से खुशहाली से रहने लगा। अब शंभूनाथ ने अपनी बीवी से कहा, काहो, हमने कहा था ना तुमसे, ये बांस नहीं, ये सोना है, सोना। और शंभूनाथ के द्वारा इकट्ठे किए हुए बांस उसके लिए जादुई सुनहरे बांस साबित हुए। एक गांव में बिस्तु नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास घर के नाम पर एक बांस की बनी झोपड़ी थी। वो जंगल से बांस काट काट कर लाता और शहर में जाकर एक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में बेच दिया करता था। एक दिन जब वो शहर से गांव बांस बेचकर आ रहा था, तभी उसने बस में दो लोगों को बात करते हुए सुना कि सरकार लोगों को अपना काम खोलने के लिए लोन दे रही है। वो अगले दिन सीधा गांव के बैंक में गया और उसने वहां पर बैंक मैनेजर से कहा, सर, मैंने सुना है कि सरकार लोगों को अपना काम खोलने के लिए लोन दे रही है। मैं बांस के बहुत अच्छे फर्नीचर बनाना जानता हूँ, क्या मुझे लोन मिल सकता है? हाँ हाँ, जरूर मिल सकता है। सरकार की सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए ही तो है। आप एक काम करो, ये फॉर्म भरवा लो और जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर दो। बिस्तु गांव के मुखिया से जाकर वो फॉर्म भरवा देता है और गांव का मुखिया उसका लोन लेने में पूरी मदद करता है। बैंक से लोन लेकर बिस्तु अपने घर के पास ही फर्नीचर बनाने का काम शुरू कर देता है। वो बड़ी ही मेहनत से जंगल से बांस काट कर लाता और अच्छा अच्छा फर्नीचर बनाता था, लेकिन उसके हाथ के बनाए फर्नीचर की लागत शहर में मशीन से बनाए फर्नीचर से बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से उसका फर्नीचर बहुत कम बिक रहा था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गया। बैंक का लोन चुकाने की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन जब इसी चिंता में डूबा हुआ वो जंगल से बांस काट कर आ रहा था, तभी उसने किसी जानवर के रोने की आवाज़ सुनी। उसने नदी किनारे जाकर देखा तो एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला दलदल में फंसा हुआ था। बिस्तु ने तुरंत एक बांस आगे किया और उस कुत्ते के पिल्ले को बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो पिल्ला दलदल से बाहर आया तो बिस्तु देखकर हैरान हो गया। वो पिल्ला तुरंत एक देव में बदल चुका था, जो देव सोने की तरह चमक रहा था।
बिस्तु ने उन देव को प्रणाम किया। बिस्तु को हैरान देखकर उस देव ने उससे कहा, हे वत्स, मैं एक श्राप से श्रापित था। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जिस बांस से तुमने मुझे निकाला है, ये बांस तुम्हारा बहुत फायदा कराएगा। जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वो देव वहाँ से गायब हो जाते हैं और बिस्तु उस बांस को अपने गट्ठर में दोबारा बांधकर अपने घर आ जाता है और उस गट्ठर को अपनी फैक्ट्री में रखकर मन ही मन सोचने लगता है, न जाने क्या आशीर्वाद दिया है उस देव ने। ये भला बांस मेरा क्या फायदा करेगा। मेरे पास तो ऐसे बांस बहुत सारे जमा हैं। यही सोचता सोचता बिस्तु सो जाता है, लेकिन वो सुबह उठकर अपनी फैक्ट्री को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी पूरी फैक्ट्री और घर सोने की तरह चमक रहा था। वो फैक्ट्री के अंदर जाकर देखता है तो उसका पूरा फर्नीचर सोने का बन चुका था। लगता है ये देव का ही चमत्कार है। क्यों ना मैं सारा फर्नीचर जाकर शहर जाकर बेचूं। ये गोल्डन कलर देखकर तो शहर में मेरा फर्नीचर हाथों हाथ बिक जाएगा। वो जैसे ही अपना फर्नीचर लादकर शहर पहुंचा, तभी अचानक एक सुनार की नजर उसके फर्नीचर पर पड़ी। अरे भाया, ये सोना कहाँ लेकर जा रहे हो? इधर लाओ इधर। क्या कहा, सोना? हाँ भाया, ये सोना है, सोना। और वो सुनार उससे सारा सोना खरीद लेता है। बिस्तु को बहुत पैसे मिलते हैं और अब सोने के बांस के घर की वजह से बिस्तु की किस्मत चमक चुकी थी। बिस्तु ने उस देव का धन्यवाद किया और अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रहने लगा। पहिया बेल्ट ट्रैक्टर। चंद्रपुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के सभी किसानों के खेतों में खेती करने और उनकी फसलों को शहर तक पहुंचाने का काम किया करता था। उसके काम के सभी किसान काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो समय पर उनके खेतों में खेती कर देता था और समय पर उनकी फसलें शहर में पहुंचा दिया करता था। हरीश का बेटा मनीष शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन एक किसान ने हरीश से कहा, अरे हरीश भैया, इस बार ना मेरी फसल पहाड़ के उस पार वाले शहर में ले जाकर बेचनी है। काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ रामू, हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम बस फसल काटने की तैयारी करो। हाँ 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 हरीश, हमें पूरा यकीन है। बस 2 दिन बाद तुम अपना ट्रैक्टर तैयार रखना भाई मेरे लिए। हाँ हाँ रामू, ठीक है, मैं चलता हूँ, 2 दिन बाद मिलते हैं। हरीश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और घर जाते हुए जब वो पहाड़ के रास्ते को देखता है तो सोच में पड़ जाता है। अरे मैंने वादा तो कर दिया है, लेकिन पहाड़ी पर मैं ट्रैक्टर चढ़ाऊंगा कैसे? वो भी फसलों से भरा हुआ ट्रैक्टर। यहाँ तो काफ़ी ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो घर जाकर सोचता हूँ। हरीश जब घर पहुँचता है तो अपने बेटों को देखकर हैरान हो जाता है। अरे मनीष, तुम, क्या बात है भाई, अचानक कैसे? पापा, वो असल में शहर में ना चुनाव है, तो इसलिए हमें 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे वैसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रात को खाना खाने के बाद जब मनीष अपने पिता से मिलने जाता है तो उन्हें चिंता में डूबे हुए देखकर उनसे पूछता है, पापा, क्या बात है, आप चिंता में लग रहे हो? हाँ बेटा, क्या बताऊँ, अब तुम तो मैकेनिकल इंजीनियर हो। अब मैंने एक काम लिया है पहाड़ी पार करके शहर ले जाकर फसल बेचने का, लेकिन तुम तो जानते हो पहाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ेगा कैसे। बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। बस पापा, इतनी सी बात। बस मुझे आप 1 दिन का समय दीजिए और कल ट्रैक्टर दे दीजिए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन मनीष अपने पापा के ट्रैक्टर को शहर में अपने दोस्त की वर्कशॉप में ले जाता है और वहाँ पर ट्रैक्टर के टायर निकालकर उनमें चेन वाली बेल्ट लगा देता है और ट्रैक्टर को शहर से गांव वापस लेकर आता है और अपने पापा को पहाड़ी वाले रास्ते पर बुला लेता है। हरीश ट्रैक्टर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि टायरों की जगह ट्रैक्टर पर बेल्ट लगी हुई थी और बेल्ट लगे होने के कारण ट्रैक्टर पहाड़ी पर बड़े आराम से चढ़ रहा था। हरीश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अगले दिन रामू किसान के पास अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाता है। रामू ट्रैक्टर में बेल्ट लगी हुई देखकर हैरान हो जाता है। अरे हरीश भैया, ये ट्रैक्टर के टायर कहाँ गए और ये बेल्ट?
अब भाई रामू, तुम्हारी फसल पहाड़ी पार करके शहर जो ले जानी है तो मेरे बेटे ने ये इंतजाम किया है। चलो तुम अपनी फसल लाद दो। और रामू अपनी सारी फसल ट्रैक्टर में लाद देता है और हरीश बड़े आराम से पहाड़ी पार करके रामू की फसल दूसरे शहर में पहुंचा देता है। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और अब बाकी किसान भी पहाड़ी पार वाले शहर में फसलें पहुंचाने लगते हैं, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और साथ ही साथ हरीश की भी, क्योंकि अब उसका ट्रैक्टर बेल्ट पहिए लगे होने के कारण कैसे भी रास्ते पार कर सकता था।